एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का तो कोई मोटिव था नहीं स्टूडेंट्स इंडिया में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को करने का, ना ही ब्रिटिशर्स का कोई मोटिव था जिससे कि इंडिया में इंडस्ट्रीज बढ़े या इंडिया को किसी भी तरीके का क्या हो, प्रॉफिट हो। ब्रिटिशर्स ये चाहते ही नहीं थे, वो सिर्फ सिंपली ये चाहते थे कि इंडिया को हर तरीके के गुड से क्या रखा जाए, डिप्राइव्ड रखा जाए, हर तरीके के गुड से दूर रखा जाए, जिससे कि क्या हो, जिससे कि इंडिया के अंदर कभी भी इंडस्ट्री स्टार्ट ना हो, ना इंडियंस के पास किसी भी तरीके का कोई पैसा आए। लेकिन स्टूडेंट धीरे धीरे करके जो इंडिया था वो अपनी रूट्स को पकड़ रहा था। तो अगर हम देखना चाहें तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो आपका सेकेंड हाफ था, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, जो सेकेंड हाफ था आपका 19th सेंचुरी का, यहां पे देखा गया था कि इंडिया के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो सेटअप होना शुरू हो गई थी। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में स्टूडेंट कुछ इंडस्ट्री सेटअप हुए थे, जैसे कि किसकी, कॉटन की और जूट की। ठीक है, और मेजरली क्या हुई थी, वेस्टर्न पार्ट में हुई थी स्टूडेंट ये। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से हर जगह कॉटन जूट आ नहीं सकता, तो मेजरली कहां पे आया, मेजरली ये वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर कुछ कॉटन और जूट की इंडस्ट्री है, जिसमें क्या थे, जिसमें हम बात करते हैं महाराष्ट्र की और किसकी, गुजरात की। ठीक है, तो इन कुछ पार्ट्स के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, इन कुछ पार्ट्स के अंदर कुछ इंडस्ट्री जैसे कि कॉटन और जूट की जो इंडस्ट्री है वो क्या हुई थी, वो सेटअप की गई थी, वो स्टार्ट हो गई थी। बाकी जो मेनली जो अगर हम बात करते हैं कि जो कॉटन की इंडस्ट्री थी वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, और जूट की इंडस्ट्री जो थी स्टूडेंट्स वेस्टर्न पार्ट में स्टार्ट हुई, और जूट की जो इंडस्ट्रीज थी कुछ स्टार्ट हुई कहां पे, बंगाल में। ठीक है, लेकिन जो बंगाल में स्टूडेंट्स जूट की इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी वो मेनली किसके पास थी, वो मेनली थी फॉरेनर्स। ठीक है, उनकी जो ज्यादातर ओनरशिप थी वो किसकी थी, उनकी ज्यादातर ओनरशिप जो थी वो फॉरेनर्स मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं के पास थी। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा बात करें तो आपको मैंने समझाया ही था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, टी, इंडिगो, इन सब पे को टेक ओवर जो था वो कर ही लिया था। बिसाइड्स दैट स्टूडेंट अगर हम बात करें बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, अगर 20th सेंचुरी की बात की जाए तो वहां पे एक कंपनी स्टार्ट हुई, इंडिया की बहुत फेमस कंपनी है, आज के डेट में भी जाती है, टिस्को, विच इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टूडेंट्स क्या नाम है इसका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको स्टार्टअप कब किया गया, जिसको सेटअप किया गया इन 1907, सेटअप इन 1907। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, वो कहां, वो एक सेकेंड स्टूडेंट्स, जूट वेस्टर्न पार्ट में नहीं था, ठीक है, जूट बंगाल में था, कॉटन की जो मिल्स थी वो सिर्फ वेस्टर्न पार्ट में थी, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉटन जो था, कॉटन सिर्फ वेस्टर्न पार्ट्स में था, महाराष्ट्र और गुजरात में, और जूट की जो इंडस्ट्री थी वो बंगाल में थी, जो फॉरेनर्स के पास थी। फिर जो आपका 20th सेंचुरी का बिगिनिंग हुआ, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी को सेटअप किया गया 1907 में। तो ये सारी मेजरली क्या है, ये सारी एक तरीके की स्टूडेंट कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज है। तो कैपिटल गुड्स की यही कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप किया गया। वजह है स्टूडेंट्स के पीछे, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए आपको बहुत मनी चाहिए। कैपिटल गुड्स के इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। जब आप कैपिटल गुड्स के इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए बहुत सारा पैसा लोगे तो वो पैसा कौन लगाएगा, या तो वो पैसा प्राइवेट पर्सन लगा दे या वो पब्लिक मींस गवर्नमेंट लगा दे। तो गवर्नमेंट तो ब्रिटिशर्स की थी और उनका सिर्फ मोटिव किसका था, उनका मोटिव था अपने इंटरेस्ट को पूरा करने का। गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिशर्स की, और जिनका मोटिव क्या था, जिनका मोटिव था सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करना। ठीक है, और जो प्राइवेट थे तो स्टूडेंट्स प्राइवेट के पास, एज आई टोल्ड यू, प्राइवेट के पास तो इतना पैसा था ही नहीं कि कुछ क्या किया जाए, कुछ ज्यादा चीजें को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, टाटा आप जानते हैं भाई राउंड कंपनी है, 1853 में टाटा की सबसे पहला काम है जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था। उसके बाद टाटा तो आप जानते हैं बहुत रेप्यूटेड है। तो ऐसे ही जो कुछ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कुछ एक आध कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री स्टार्ट की थी। बाकी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया नहीं, इस वजह से इंडस्ट्रियल सेटअप हो नहीं पाया। ये बात आपको याद भी रखनी है, आगे हमारे को काम में आएगी कि क्यों
आफ्टर द इंडिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज को नहीं सौंपा गया था। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज को क्यों इंडिपेंडेंस के बाद भी गवर्नमेंट ने अपने पास रखा था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर जो मेजर रोल था वो पब्लिक सेक्टर का ही क्यों था? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा था ही नहीं, और पैसा अगर होता भी, मनी इतनी होती भी इन्वेस्ट करने को, तो इंसेंटिव नहीं था। इंसेंटिव क्यों नहीं था? क्योंकि उनको लगता था कि भाई इंडस्ट्री तो बना देंगे लेकिन कंट्री की इनकम कम है, लोगों की डिमांड कम है, तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा, तो यार ये सौदा फायदेमंद नहीं रहेगा, इसलिए। और स्टूडेंट इसके बाद हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ स्टूडेंट? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर स्कैर्सिटी हो गई। आप जानते हैं जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो देशों की तबाही बर्बादी तो बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट? इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गुड्स थे उनकी कमी हो गई थी, ठीक है। तो उन कौन से गुड्स की? कंज्यूमर गुड्स की भी कमी हो गई, ठीक है। और ब्रिटेन तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। इंडिया तो वैसे भी, इंडिया रूल्ड बाय क्या था? ब्रिटिशर्स था, तो इंडिया। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, इंडिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट पैसिवली बहुत पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इंडियंस को फोर्स किया जाता था, मारा पीटा जाता था, किसके थ्रू? ब्रिटिशर्स के थ्रू, ताकि वो ब्रिटिशर्स के साथ चल के लड़ाई लड़े। मतलब इंडियंस कभी वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मार पीट करके इंडियंस को ले जाया जाता था अपनी ब्रिटेन की आर्मी बना करके कि तुम चलोगे और हमारे साथ लड़ाई करोगे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंडियंस ने बहुत जानें गंवाई है। प्लस इंडिया के अंदर बहुत सारी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इंडियन से बनवाई जाती थी, जबरदस्ती इंडियंस जो टेलर होते थे उनसे ब्रिटिश आर्मी के कपड़े सिलवाए जाते थे, ठीक है। मतलब बहुत सारी छोटी मोटी जो गुड्स की इंडस्ट्रीज थी वो स्टार्ट करवाई गई थी। लेकिन स्टूडेंट्स उन सब के लिए जितना भी ब्रिटिशर्स को इंडियंस ने कर्जा दिया, आज तक ब्रिटिश ने वो अभी तक भी वापस नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूं 2021 की, 2021 तक में भी वो पैसा अभी तक ब्रिटिशर से वापस नहीं आया है। तो इंडिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन पैसिवली ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक पार्टिसिपेंट जो था, एक मेजर पार्टिसिपेंट वर्ल्ड वॉर का बनवा ही दिया था। तो जब वर्ल्ड वॉर हुई खत्म, तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? बहुत सारे गुड्स की कमी आने लग गई। तो इस कमी की वजह से कुछ शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, कुछ सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, इसी तरीके से क्या हुआ स्टूडेंट? कुछ पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ? काफी सारी छोटे मोटे जो गुड्स के इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप होना शुरू हो गया था। तो मतलब अगर हम देखें ओवरऑल, तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स का जो टाइम था उसमें इंडस्ट्रीज के हालात क्या थे? इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन कर दिया गया, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट थी और चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज थी, उनको सबसे मेन तो टारगेट उनका हैंडीक्राफ्ट था, क्योंकि जब तुम्हारे पास गुड्स बचेंगे ही नहीं तो तुम डिप्राइव्ड हो जाओगे गुड्स से, तो गुड्स कहां से लाओगे? तो उसके लिए जो उस टाइम पे सप्लाई करेगा तो तुम्हें उसी से लेना पड़ेगा। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया? एक तरीके से हैंडीक्राफ्ट को डीके करा। फिर जब थोड़ा और टाइम बीता तो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप इंडिया में स्टार्ट हुए थे। उन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप में मैंने आपको बता दिया। अब ये हमारे पास एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आता है, ठीक है, कि नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वर सेटअप इन ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल रूल के टाइम पे कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री थी जो सेटअप हुई थी? तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉटन, जूट, टिस्को, शुगर, सीमेंट, पेपर एटसेट्रा। हम ये नाम लिख सकते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन के तौर पे हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपने समझना है कि जो बेसिकली जब हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल की, तो उसके अंदर क्या था? इंडस्ट्रियल सेटअप जो था, ठीक है, इसमें लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहां मैंने एक बात और आपको क्लियर कर दी कि अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो वहां पे पब्लिक सेक्टर का रोल होना चाहिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल कॉलोनियल गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर का रोल था स्टूडेंट वो बहुत कन्फाइंड था, वो बहुत कम था। वो रोल कम और कन्फाइंड होने की वजह बहुत सिंपल थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था अगर हम यहां पे सेटअप कर देंगे, गवर्नमेंट किसकी? ब्रिटिशर्स की। उनको पता था अगर हम यहां पे सेटअप कर देंगे तो भैया इनके पास आएगा मनी, और जब तुम्हारे पास पैसा आता है तो तुम्हारे पास आवाज आती है। देखो स्टूडेंट, गुलाम बनाने का बहुत अच्छा तरीका होता है, किसी को 2 तरीके से स्ट्राइक कर दो। 2 तरीके से अगर वो स्ट्राइक हो गया तो वो जिंदगी भर गुलाम रहेगा, जैसा कि ब्रिटिशर्स चाहते थे। ना तुमको एजुकेट करो,
ना तुमको पैसा दो, मतलब ना तुम्हारे पास मनी हो, क्योंकि तुम एजुकेट हो गए तो तुम अपने राइट्स के बारे में जान जाओगे। जब तुम अपने राइट्स के बारे में जान जाओगे तो उन राइट्स को किस तरीके से अचीव करना है, अटेन करना है, तुम ये भी पता कर ही लोगे। ठीक है, तो इसलिए वो चाहते थे कि इंडिया को एजुकेट ना किया जाए किसी भी लेवल पे जाकर के। ठीक है, और दूसरा, और एजुकेट किया भी जाए तो उस एक्सटेंट पे किया जाए जिससे कि वो सिर्फ इंडियंस जो है उनके लिए काम कर सके। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि ये हम पे डिपेंडेंट रहे हमेशा, और आप किसी पे तब डिपेंडेंट रहते जब आप खुद अर्न नहीं कर रहे होते, जब आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाएंगे तो तुम्हारी डिपेंडेंसी वहीं खत्म हो जाएगी। सो ब्रिटिशर्स वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन देम, और उस डिपेंडेंसी के लिए उन्होंने सिर्फ क्या सोचा कि इनको इनकम के सोर्स को खत्म कर दो, ना इनके पास किसी भी तरीके का इनकम का सोर्स बचेगा, ना ये कभी पैसा अर्न करेंगे, ना किसी तरह की आवाज उठा पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली भी वीक हो जाएंगे और सोशली भी वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ये पढ़ते हैं कि उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर थी उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में जो रोल था वो बहुत कम था। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर तो थे, इंडस्ट्रीज तो थी, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर जो पब्लिक सेक्टर थे उनका रोल बहुत कन्फाइंड था, बहुत कम रोल था। ज्यादा वो लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो फायदा नहीं होगा। पब्लिक गवर्नमेंट करना चाहती नहीं थी अपने मोटिव से, प्राइवेट नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ज्यादा पैसा नहीं आएगा। इसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर था, उस पब्लिक सेक्टर का जो रोल था हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो क्या था, वो बहुत कम था। ठीक है, जब रोल कम है स्टूडेंट तो लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एज वेल, कि जो स्टेट था इंडस्ट्रीज का वो क्या था कि जो हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन था उसमें स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सिर्फ 10%, ऑलमोस्ट सिर्फ 10 to 15% ही था। जो टोटल जो प्रोडक्शन होती थी देश के अंदर उसमें सिर्फ 10 से 15% ही था जो किससे आ रहा था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा था। आपके सामने सारे पिक्चर है, जब इंडस्ट्रीज है ही नहीं तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन कहां से होगा। अगर इंडस्ट्रीज होती तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता, लेकिन आपने तो इंडस्ट्रियल सेटअप करने ही नहीं दिया। जब इंडस्ट्रियल सेटअप ही नहीं हुआ तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट के उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट दिस वाज द मेन रीजन। ठीक है, और ये क्या था, मेन स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, आई एम सॉरी, ये क्या था, दिस वाज द मेन स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर।